अंडमान निकोबार तक ऑप्टिकल फाइबर केबल का 2300 किलोमीटर लंबा जाल बिछाया गया और जिस परियोजना का शुभ आरंभ नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंकिंग परियोजना क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, कब इसका आरंभ किया गया, इस प्रोजेक्ट में कितनी लागत आई, इस परियोजना को किस कंपनी ने पूरा किया और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सभी मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंकिंग परियोजना, जिसे आप OFC भी कह सकते हैं, ये परियोजना है क्या? सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि ये परियोजना है क्या। तो यहाँ पर हमारे तमिलनाडु में चेन्नई से लेकर और ये यहाँ पे हमारा बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, बहुत सारे आइसलैंड्स हैं, इनको जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है चेन्नई से यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, ये अंडर सी है, यानी समुद्र के अंदर से बिछाई गई है। और पहले तो इनने चेन्नई को कनेक्ट किया है पोर्ट ब्लेयर से, जो कैपिटल है कहाँ की, अंडमान निकोबार की। साथ में ये छोटे छोटे जो आइसलैंड है इन्हें आपस में भी कनेक्ट किया गया है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। अब आप कहेंगे कि ये ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का, समुद्र के अंदर इतना खर्चा लगाकर ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने का क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है? तो जो आपके हाथ में इस वक्त मोबाइल है, जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इसकी जो स्पीड है वो आपको इसी ऑप्टिकल फाइबर की वजह से मिलती है, ठीक है। और आगे आप 4G से भी सेटिस्फाई नहीं है, 5G में जाना चाहते हैं तो वो इसी की स्पीड से मिलती है आपको, ठीक है। जो पुराने जमाने के जो तार होते थे जहां से डाटा ट्रांसमिट होता था, उससे आप वही स्पीड यूज कर पाते थे। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो लाइट की स्पीड से होता है। तो अभी तक क्या था कि अंडमान निकोबार में बहुत ज़्यादा लो कनेक्टिविटी थी, इस तरीके का डाटा ट्रांसमिट नहीं हो पाता था। अगर आप अंडमान निकोबार गए हैं तो ऐसा होता था कि भाई छुट्टी मनाने जा रहे हैं, वहाँ पे काम नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसा होने के बाद क्या हो जाएगा कि लोग अपने काम के साथ साथ वहाँ टूरिस्ट के लिए भी जाएंगे, मतलब काम और टूरिस्ट साथ साथ करेंगे। तो ये बहुत सारा बेनिफिट इसका होने वाला है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये परियोजना है क्या। चेन्नई से अंडमान एवं आइसलैंड के पोर्ट ब्लेयर को एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक, जिसे आप OFC कह सकते हैं, जोड़ा गया है, ठीक है। इस परियोजना की आधारशिला वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी आधारशिला, और इसको जल्दी ही पूरा कर लिया गया है। और कल यानी कि 10 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने ही इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है, ठीक है। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में ही इसको पूर्ण कर लिया है। इस परियोजना के शुभ आरंभ से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल, ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन दूर संचार सेवाएं बेहतर और भरोसेमंद होंगी। यानी कि अब जितनी भी तरह की ब्रॉडबैंड, मोबाइल, टेलीफोन सर्विसेज हैं, इंटरनेट है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और इससे क्या लाभ होगा कि जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले लोग हैं, वासी हैं, वो लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे हमारे इंडिया से, उसी तरह से काम कर पाएंगे, उसी तरह से इंटरनेट का और इन सर्विसेज का यूज़ कर पाएंगे जैसे आप और हम कर रहे हैं। ये लोग अलग नहीं रहेंगे, ये लोग भी पूरे वर्ल्ड से उसी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर सब लोग मिलकर कनेक्ट कर पाएंगे तभी हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा विकास के लिए भी एक अच्छा कदम है। अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स क्या हैं वो जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये क्यों हैं? क्योंकि ये वो फैक्ट्स हैं जहां से आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर इन फैक्ट्स का यूज करके आप अपने मेंस आंसर को और ज़्यादा इनरिच कर सकते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। समुद्र के भीतर 2312 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई, यानी जो इस केबल की लेंथ है एक्चुअल वो कितनी है, 2312 किलोमीटर। और रफली आप इसे 2300 किलोमीटर लिख सकते हैं। अगर आपको फिगर याद ना हो तो लगभग आप 2300 किलोमीटर लिख सकते हैं। परियोजना की लागत जो आई है वो 1224
करोड़ रुपए आई है। तो ये भी एक फैक्ट है, ये आप याद रख सकते हैं, इतना इसमें लागत आई है, इतने करोड़ रुपए लगे हैं। 1224, ठीक है, या 1224 करके याद रख सकते हैं। याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, 1224 को 12, 12 का डबल 24, तो 12 और 24, ठीक है। सबमरीन OFC लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच, यानी यहाँ पे हमारा चेन्नई है, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, इनके बीच जो डाटा का ट्रांसमिशन होगा वो कितनी स्पीड से होगा? 2:200, यानी 2 × 200 Gbps, यानी गीगाबाइट पर सेकंड की रफ्तार से जो डाटा है वो जाएगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक है। या फिर इसे आप क्या बोल सकते हैं, 400 गीगाबाइट पर सेकंड। जबकि पोर्ट ब्लेयर और दूसरे द्वीपों के बीच ये रफ्तार क्या होगी? 2:100 Gbps। यानी मैंने आपको बताया कि जो चेन्नई है, चेन्नई को कनेक्ट किया है पोर्ट ब्लेयर से, जो वहाँ की कैपिटल है, और पोर्ट ब्लेयर को भी फिर यहाँ के जितने भी आइसलैंड हैं उनसे कनेक्ट किया गया है, आइलैंड से, ठीक है। तो इनकी आपस में रफ्तार कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी डाटा ट्रांसमिशन की? 2:100 Gbps इनकी स्पीड होगी बाकी आइलैंड से कम्युनिकेट करने का। इसके बाद इस परियोजना के शुभ आरंभ के साथ ही एयरटेल ने द्वीप में अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विस शुरू कर दी है। कल इसका उद्घाटन हुआ, नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन, ठीक है। याद रख सकते हैं किसने उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने किया, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही एयरटेल ने यहाँ पे 4G सर्विस शुरू कर दी है, और 4G सर्विस लॉन्च करने वाला देश का पहला मोबाइल ऑपरेटर भी बन गया है। तो ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप में 4G सर्विस लॉन्च करने वाला देश का पहला ऑपरेटर कौन है? एयरटेल है। बाद में अभी और भी करेंगे, लेकिन अभी प्रथम स्थान पर साथ में ही किसने कर दिया? एयरटेल ने कर दिया। अब इस प्रोजेक्ट को पूरा किसने किया है? तो भारत संचार नगर निगम, जिसे आप भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे आप BSNL के नाम से जानते हैं, और ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है। चेन्नई को अंडमान निकोबार से 8 द्वीपों से जोड़ने वाली केबल को बिछाने का जो ये प्रोजेक्ट है, ये BSNL ने ही पूरा किया है। तो BSNL ने एक अच्छा काम किया है। तो आपको 2 कंपनी याद रखनी है, BSNL ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, पूरा किया है, और एयरटेल वहाँ पर पहली 4G सर्विस देने वाला ऑपरेटर बन गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर अब ये किस किस आइलैंड्स को जोड़ रहा है वो आप देख सकते हैं। ये हमारा पूरा क्या रीजन है, ये हमारा जो सारा रीजन है वो अंडमान निकोबार का है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इसे जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पे सारे छोटे छोटे द्वीप हैं उनको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें आपस में भी कनेक्ट किया गया है। तो ये उनके नाम हैं, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार आइलैंड और रंगत को जोड़ा गया है। तो ये आइलैंड्स के नाम हैं, किनको किनको कनेक्ट किया है वो आप याद कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इतना फंड खर्च हुआ है, 12-24 का फंड खर्च हुआ है, वो कहाँ से आया? तो वो खर्च आया है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, USL। अब आप कहेंगे कि ये USL यानी ऑब्लिगेशन यूनिवर्सल फंड होता क्या है? तो एक्चुअल में ये फंड क्या है कि जितनी भी दूरसंचार कंपनियां हैं उन कंपनियों से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जिसे आप AGR कहते हैं, उसके आधार पर 5% यानी 5% दर से उनसे लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये वोडाफोन, जितनी भी दूरसंचार कंपनियां हैं, जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, इनसे AGR के थ्रू लिया जाता है। वो अपने बेनिफिट्स में से इतना देते हैं, और इस फंड का इस्तेमाल गवर्नमेंट किस लिए करती है? इस फंड का इस्तेमाल गवर्नमेंट ने इसलिए रखा था कि हम इसका इस्तेमाल जो दूर दराज के एरिया हैं, जहाँ पे अभी तक हम कनेक्टिविटी नहीं पहुँचा सके हैं, या फिर जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्राम पंचायत हैं, उन सब तक कनेक्टिविटी को पहुंचाने के लिए, केबल बिछाने के लिए और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ले जाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल करने के लिए इसे बनाया गया था। तो यहीं से इस पैसे का इस्तेमाल किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। और आपको पता होगा कि इसकी जो रेट है वो 5% है। जब संसद में ये बनाया गया था
2002 में। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अभी कुछ टाइम पहले ही आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि बहुत लोगों ने अपना ये जमा, टेलीकॉम कंपनियों ने ये अपना नहीं जमा किया है बकाया पिछले टाइम का, तो उन्हें इकट्ठा भरना पड़ेगा। और जियो की वजह से कई कंपनियां लॉस में चली गई थी। फिर वो लोग मांग करने लगे कि इस रेट को 3% कर दिया जाए, वरना हमारी कंपनियां बंद करने की नौबत आ जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर कंपनियां भी। तो वो इसी चीज़ की बात हो रही थी, ठीक है, जिनका बकाया बचा हुआ था देने के लिए। और इसकी रेट जब बनाया गया था तो बोला गया था 3 से 8% के बीच रखा जाएगा, और वर्तमान में 5% दर इसकी है। तो यहाँ से जो फंड कलेक्ट होता है उसी फंड का इस्तेमाल कर ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है, यूएसएल भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि परियोजना के लाभ क्या है, इस परियोजना से बेनिफिट क्या होने वाला है। तो भैया देखिए, इससे बेनिफिट वहाँ के लोगों को भी होने वाला है, और जो बिजनेसमैन है उनको भी होने वाला है, जो बाहर के हैं उनको भी होने वाला है, सबको होने वाला है। कैसे होने वाला है? टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन सुविधाएं में विस्तार होगा। यानी कि अभी आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है। ऐसे में टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन मेडिसिन, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग, इसी का ज़माना है। तो इसको सुविधा मिलेगी और विस्तार होगा। वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे भी ऑनलाइन इंटरनेट से पढ़ाई कर पाएंगे, उसी स्पीड से कनेक्ट हो पाएंगे वर्ल्ड से जैसे आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में इसका और क्या फ़ायदा है? प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट ये प्रोजेक्ट अभी प्रस्तावित है कि ये बनाया जाएगा। ऐसा है कि यहाँ पे अंडमान निकोबार में एक शिपमेंट बनाया जाएगा, ट्रांसशिपमेंट। ये शिपमेंट क्या होता है कि समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी जहाज आते हैं, ठीक है, जितने भी जहाज आते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे वो फ्यूलिंग कर सकते हैं, अपना सामान उतार सकते हैं, लोड रीलोड, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ये पोर्ट बनाया जाता है। तो अगर यहाँ पे ये पोर्ट बन जाएगा, ये हब बन जाएगा, तो इससे भारत के 2 लाभ होंगे। एक तो क्या होगा कि भारत भी यहाँ से अपनी चीज़ें जल्दी पहुँचा सकता है, ला सकता है, रख सकता है, तो इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ में क्या होगा कि जैसे कोई नॉर्थ सी से साउथ सी की ओर जा रहा है, साउथ सी से नॉर्थ सी की ओर जो आ रहा है, ठीक है, अलग कोई और देश किसी और देश को सामान भेज रहा है, तो वो बीच में यहाँ पर आके रुक सकता है, अपना फ्यूलिंग करा सकता है, लोड रीलोड कर सकता है। अब वो यहाँ पे रुकेगा तो भारत का क्या फायदा होगा? वो भारत को पे करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्लू इकोनॉमी के लिए, यानी ब्लू नीली अर्थव्यवस्था के लिए भी क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। और साथ में हमारी यहाँ पे क्या होगी? पावर बढ़ेगी इस तरीके से, अगर ये बन जाता है तो। साथ में पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। पहले ही लोग अंडमान निकोबार को एक टूरिस्ट प्लेस की तरफ देखते थे, लेकिन जो लोग इंटरनेट सर्विसेज या मोबाइल कनेक्टिविटी कम होने की वजह से जाने से वहाँ डरते थे कि भाई वहाँ पे हो सकता है कोई आदि मानव ना रहते हों, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए नहीं जाते थे, तो वो लोग भी आसानी से आएंगे, लोग यहाँ बिजनेस के लिए आएंगे, तो हमारा टूरिज्म और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ने वाला है। साथ में हाई स्पीड टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड सुविधाएं, इससे जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी वहाँ पर जाएंगे। साथ में यहाँ से लोग अपनी सुविधाएं वहाँ पहुँचाना चाहेंगे। वहाँ के जो आम निवासी हैं वो भी इन सारी सुविधाओं का अच्छे से भरपूर उपयोग कर पाएंगे। रोजगार बढ़ेगा, जाहिर से बात है, जब इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ पे पोर्ट बनेगा और ये सब चीज़ें होंगी तो रोजगार ऑटोमेटिक ही बढ़ने वाला है। और ये सारी जब इंटरनेट से ही सारी चीज़ें, आजकल क्या है, डिजिटल है, कोई भी डिजिटल से पीछे नहीं रह सकता है। बात करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है बिछाई गई है, ये तार है, तार से डाटा ट्रांसमिट होगा, इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो जाएगी और वहाँ पे ये फ़ायदे होंगे। अब ऑप्टिकल फाइबर, आपको एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं या आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर होती क्या है, ये केबल है क्या चीज़। तो ऑप्टिकल फाइबर, और ये साइंस और टेक के एरिया में आपसे पूछा भी जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर पतले कांच या प्लास्टिक से बनी एक तार होती है जिससे लाइट के रूप में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रवाहित होती है, ठीक है। यानी जो इस इमेज में दिखाया है इस तरीके की वायर होती है, लेकिन जो इसकी लेंथ है ये बहुत ज़्यादा फाइन होती है, ये कोटेड है। ये आपको येलो जो इसके ऊपर कवर दिखाया जा रहा है ये एक्चुअल में पॉलीमाइड की कवर है, इसके अंदर बहुत पतली पतली वायर्स होती हैं। और अगर आप इस वायर की मोटाई जानना चाहते हैं, विड्थ कितनी होती है, तो आप
आपका एक बाल को देखिए छू के, उस बाल से भी पतली होती है इसकी मोटाई, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की। और इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो लाइट की स्पीड से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में डाटा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जिसे आप साइंस में कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपने याद किया होगा 10th क्लास में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाटा ट्रांसमिट होता है। बिजली से भी तेज रफ्तार से, लाइट की रफ्तार से डाटा ट्रांसमिट होता है, तभी इतनी जल्दी आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। प्रकाश की गति से, प्रकाश की गति से कोई नहीं चल सकता, पर हमने इस डाटा को चला दिया प्रकाश की गति से। यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ये इसके अंदर ये वायर है, इसको इस तरीके से कोटेड किया जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है, तो ये वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे आप TIR के नाम से भी जानते हैं। आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, साइंस में, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, कि जब लाइट आती है और वो किसी सतह पे टकराती है तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, और अगर वही आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहीं पे अब इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि किसी डेंस ऑब्जेक्ट में अगर लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल से एंटर कराया जाता है, ठीक है, तो वो सतह से टकरा के टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाती है, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ से जितनी टकराई इस बिंदु से उतनी ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पर्टिकुलर ये वायर होता है, इसका जो शेप होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। यहाँ पे जब लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल से, और वो लाइट में क्या है, डाटा है, ट्रांसमिट किया जाता है, तो वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर यहाँ से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होती है, फिर तो इस तरीके से डाटा मूव करते हुए जो डाटा एंटर कराया था वही बाहर हमें रिसीव होता है। बाद में उसे कोड डिकोड कर लिया जाता है मैसेज की फॉर्म में, 0-1 की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो ये हो गया इसके बारे में। इसको अगर आप बोलें तो पॉलीमाइड की लेयर से क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। इसको कवर क्यों किया जाता है? पॉलीमाइड की लेयर से इसलिए कवर किया जाता है कि इसी किसी भी तरह का नॉइज़ ऐड ना हो, ठीक है, और बहुत सारे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव होती है और काफ़ी कॉस्टली होती है, तो हम इसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके बेनिफिट ही बेनिफिट होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्की होती है, लाइट वेटेड होती है, अच्छा डाटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो इसके पर्टिकुलर स्पूल्स आते हैं, स्पूल के ऊपर ये कॉइल के रूप में लपेटी हुई होती है जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, और ऑप्टिकल फाइबर में बहुत सारे मेजरमेंट, जैसे नॉइज़ और चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे OTDR कहते हैं, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, इतना आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इसके सारे बेनिफिट हैं। लॉस क्या होता है कि लॉस इसका बस यही है कि ये कॉस्टली होती है और रिपेयर या मेंटेनेंस में आप कहिए तो ज़्यादा खर्चा आता है। बाकी इसके सारे क्या हैं? बेनिफिट्स ही हैं। तो आपने समझ लिया कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, एक साइंस बैकग्राउंड से या साइंस और टेक में जानने के लिए। अब बात करते हैं निष्कर्ष या कंक्लूजन की। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? तो इस परियोजना के शुभ आरंभ से आत्मनिर्भर भारत की सफलता को सुनिश्चित हो सकेगी। यानी कि जो भारत ने आत्मनिर्भर भारत का मिशन सोचा है नरेंद्र मोदी ने, और जो हमारी गवर्नमेंट ने, उसको एक बूस्ट मिलेगा और मिल चुका है, क्योंकि इसका शुभारंभ हो चुका है। ये एक कदम है और हमने और भी कई ऐसे कदम उठाए हैं, ठीक है, जिसके तहत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर हम चल पड़े हैं। दूसरा क्या है कि जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात होती है उससे इसको मदद मिलेगी, क्योंकि एक हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म से प्रॉफिट होने वाला है, ब्लू इकोनॉमी से प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी हमें मदद मिलेगी। कोविड-19 जैसी कोई भी महामारी आए तो उसमें डिजिटल इंडिया या डिजिटल वर्ल्ड में काम करने के लिए सुचारू रूप से सुविधाएं हो सकेंगी। आपने देख लिया कोविड-19 की समय में कि कुछ भी हो जाए डिजिटल रूप से काम चलता रहता है, ठीक है। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि एजुकेशन, सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट होने वाली हैं। तो कोई भी देश का ऐसा भाग या कोई भी ऐसा नहीं है जो डिजिटल से पीछे रह जाए, जो नहीं जुड़ेगा वो पीछे रह जाएगा, हम पूरा डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबको जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोई भी ऐसी वैश्विक महामारी या कोई भी ऐसी समस्या आती है तो उस टाइम हमारा काम या कोई भी अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो, सब कोई इंटरनेट के थ्रू काम कर सके।
आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस चीज़ को मदद मिलेगी अंडमान निकोबार में, क्योंकि जो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा तो इससे केवल वहाँ के लोगों को ही नहीं, वहाँ की हमारी जो आम सेनाएं होती हैं, डिफेंस है, चाहे जल थल वायु की आप बात कर लीजिए, उनको भी कम्युनिकेशन में अच्छा हेल्प मिलेगा और साथ में उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। बस ये है कि इसका आगे इम्प्लीमेंटेशन और जो पोर्ट बनाने की बात है, उन सब चीज़ों को अच्छे से, एयरपोर्ट को अच्छे से जिस तरीके से सोचा गया है उसी तरीके से कार्य किया जाए तो ये परियोजना बहुत ही अच्छे से कार्य करेगी। आपकी सहायता करना ही मेरा लक्ष्य है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप वीडियो के PDF चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाती रहूँ।